अब हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स बिजनेस स्कूल से हैं। डॉक्टर प्रीतम, आपने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है जिसमें आपने लिखा, सर बहुत बहुत नमस्कार। आपने उस लेख में लिखा है कि सिर्फ एमएसपी से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उसके साथ पीपीएस यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम और समयबद्ध उत्पाद की खरीद एपीएमसी मंडियों से ना हो तो कृषि कानून कारगर नहीं होंगे। और ये पूरा पैकेज जरूरी है क्योंकि कई उत्पाद ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते, नहीं रखे जा सकते। और हाल में आपने जिक्र भी किया और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे किसानों को जो उनकी गोभी थी, बैगन थे, जानवरों को खिलाना पड़ा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पहला सवाल यही है कि एमएसपी और पीपीएस, एपीएमसी सब एक साथ क्यों जरूरी है? हाँ, एक साथ ऐसे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि एमएसपी सरकार डिक्लेयर भी कर देती है पर वहां पर कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट नहीं है जो कि एपीएमसी मार्केट्स में होती है। दैट इट्स एन अश्योर्ड मार्केट के जब कोई किसान लेके आएगा उसको खरीदी जाएगी। तो एमएसपी हो भी पर एपीएमसी मार्केट ना होगी तो उसका कोई यकीन नहीं है कि वो खरीदी जाएगी। तो उसके साथ तीसरा ये है कि एमएसपी भी हो, एपीएमसी भी हो, पर एक शॉर्ट टाइम में जितना कि उस जिस तरह की फसल है उसका पेरिशेबल कमोडिटी कितना है। फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस है, वो कुछ दिन ठहर सकते हैं। तो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो दे हैव टू बी बॉट विद इन आवर्स, तो वो नहीं खाएंगे तो वो भी नुकसान नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई मेंट इट इज ए पैकेज। उनमें से एक चीज भी निकाल दो तो पैकेज खराब हो जाता है। इसलिए किसानों की जो मांग है कि तीनों लॉ इनको रिपील किया जाए। एक एमएसपी प्रिंसिपल में एग्रीमेंट होने से भी कोई बात नहीं है क्योंकि जितने स्ट्रक्चर नहीं होगा उसके स्ट्रक्चर के साथ एक एमएसपी हो, दूसरा हो कि कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट हो। और कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट तभी हो सकती है जब सरकार ये एश्योरेंस करे कि जो मंडी में आप लेके आएंगे उसको खरीदा जाएगा और विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो इसलिए एमएसपी का जो मुद्दा है सिर्फ एमएसपी का मुद्दा नहीं, ये दूसरे जो लॉज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, आपने एक चीज ये भी लिखी है कि किसान अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता भी है और अगर बाद में एपीएमसी उसे बेहतर दाम देता है तो वो नहीं जा पाएगा। जरा ये भी समझाइए। हाँ, ये ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो किसान को पहले पता होता है क्योंकि एमएसपी इज गिवन इन एडवांस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रेडर के साथ, तो बेसिस ऑन दिस नॉलेज के एमएसपी कितनी होगी तो वो तो ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो 2 या 3 साल के लिए कर ले जिसका एमएसपी का कोई पता नहीं है और दूसरे साल में जो उसकी पैदावार है उस किसान देखता है कि मैं जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इतना है पर जो एपीएमसी मार्केट में मुझे इतना दाम मिल रहा है वो बेटर है, तो वहां नहीं ले जा पाएगा। वहां ले जाएगा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो चालू हो जाएगा। उसमें जो ट्रेडर है वो किसान को ले जाएगा मुकदमे में। और मुकदमा जो है, मुकदमे का इशू है, इस सरकार ने किसान जत्थेबंदियों ने कहा है, सरकार अच्छी तरह मान नहीं रही, बहुत ही टैक्टिकल है क्योंकि उसमें जो बड़ी मंडियों वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, एग्रो प्रोसेसर हैं, उनके पास इतने लीगल रिसोर्सेज हैं। और दूसरा मैंने ये भी बात कही, सोशल एंड कल्चरल कैपिटल। उसका मतलब है कि बहुत किसान तो अनपढ़ हैं या थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको पढ़ना भी नहीं आता डॉक्यूमेंट, तो कैसे वो करेंगे? तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो जाता है ट्रेडर्स के हक में। तो इसलिए किसान की दूसरे या तीसरे साल में उसको बेटर भी कीमत मिलेगी तो वहां नहीं ले जा पाएगा क्योंकि उस पर मुकदमा हो जाएगा और मुकदमे में वो हार जाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए वो जो चॉइस है वो ट्रेडर को मिली हुई है, किसान को नहीं मिली हुई। ये सरकार का जो आर्गुमेंट है कि किसान की चॉइस बताई गई है, इसको स्पिन किया गया है, असल में तो ट्रेडर्स की है। और ये बात तो अब सरकार भी मान गई है क्योंकि पिछले जो नेगोशिएशन हुई है कोर्ट में उसमें बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि तोमर साहब ने आप ही कहा कि हमने ये कानून है ट्रेडर्स के लिए बनाए थे, ट्रेड के लिए बनाए थे, क्योंकि जो कंकरेंट लॉ उन्होंने यूज किया है वो ट्रेड के बेसिस पे है, प्रोडक्शन पे बेस नहीं है। तो क्या बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पहली बार सरकार ने कम से कम ये एडमिट किया है कि ये किसानों के लिए नहीं बनाया गया। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसानों के लिए नहीं बनाया गया, ट्रेडर्स के लिए बनाया गया।
तो इसलिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बहुत सेंट्रल है इसमें ट्रेडर्स की पावर को इंक्रीज करने का विज़ावी फार्मर्स। जी सर, आपने ये भी एक इसमें संकेत मिलता है आर्टिकल में कि केंद्र द्वारा निर्मित कानून है वो प्राइवेट मार्केट के लिए और जो राज्य के कानून है वो एपीएमसी मंडी के लिए होंगे। तो ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच जो रस्साकशी बनी रहेगी जब डिस्प्यूट्स होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। वे आपने बड़ा ये मुद्दा असल में डिबेट में आया नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एपीएमसी मंडीज हैं वो स्टेट लॉज के मुताबिक हैं। जहां भी स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, जो उसके बाहर मंडी होगी वो अकॉर्डिंग टू दीज लॉज विच हैव बीन पास्ड बाय द सेंटर, दीज आर सेंट्रल लॉज। तो उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे आएगा तो वो जाएगा एसडीएम के पास या कोर्ट के पास भी चले जाएगी। कोर्ट्स एंड एसडीएम्स आर अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेंट्रल लॉ आएगा तो उनमें दो क्लैश होगा। तो इट इज आई कंसिडर इट्स ए रेसिपी फॉर कंप्लीट डिजास्टर कि दो मंडियां हैं, दो मार्केट्स हैं, दो उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं और उनमें क्लैश आएगा जब उनमें झगड़ा होगा। तो इसलिए दिस हैजंट बीन थॉट अबाउट, और इसीलिए इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दिस लॉ हैज नॉट बीन थॉट आउट प्रॉपर्ली, इट हैजंट बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली। हमने आर्टिकल जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसमें यही हमने किया है कि इसमें इतनी गुंजलें हैं, उनको मिटाने के लिए इट नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, किसानों के साथ हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के साथ। एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है आपसे। आपने इसमें भी एमएसपी का जो ऐलान है 23 क्रॉप्स के लिए होता है, लेकिन आपने जो लिखा कि एमएसपी और पीपीएस एपीएमसी पूरा पैकेज सिर्फ चावल और गेहूं के लिए है, ये सभी 23 के लिए होना चाहिए। संक्षेप में थोड़ा ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम जो एमएसपी तो है, पर जो ये दो फसलें ही हैं, व्हीट और राइस, और उसकी वजह यह है कि जब देश में अनाज की कमी थी 1960s में, अकाल आने वाला था 1964-65 में, ड्राउट हुआ था बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी राइट्स की खतरा था, कलकत्ता में राइट्स भी हुए थे। तो उस वक्त जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पैकेज लाया गया था उसमें यह था कि हम आपको पहले प्राइस देंगे और जो आप लेके आएंगे वो मंडी में खरीदी जाएगी, उसी वक्त खरीदी जाएगी झिल्ली, इसलिए पैकेज था। तो वो मैं ये कह रहा था कि सरकार कहती है कि एमएसपी, पर ये जो तीनों चीजें हैं ये सिर्फ व्हीट और राइस के लिए होती हैं। दूसरे लिए जो 21 क्रॉप्स हैं वो तो डिक्लेयर कर दिया कि एमएसपी है, और मैंने जो एग्जांपल भी दिया है कि जैसे हुआ मेज के बारे में, मक्के के बारे में दिया जी, डिक्लेयर कर दी, पर वो दूसरे स्टेट्स में दूसरे पैकेज का है नहीं, कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो उससे कहीं कम कीमत में बिहार में, हरियाणा में, कर्नाटका में मेज बेचनी पड़ी एमएसपी की। तो इसलिए ये जरूरी है कि किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि 6% टोटल प्रोड्यूस है जो एमएसपी पे होता है, तो सरकार की गलती है, किसानों की गलती नहीं। किसान तो कहते हैं कि सभी के लिए हो। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसलिए जरूरी है कि किसानों की आमदन एक श्योर्ड इनकम होनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में रहता हूं, इंग्लैंड में मिनिमम इनकम है, सरकार ने लॉ पास किया हुआ है कि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को एक मिनिमम वेज से कम तनख्वाह नहीं दे सकता, उस पर मुकदमा हो जाएगा। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि सिटीजन्स को एक रीजनेबल इनकम मिलनी चाहिए। उसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस 86% ऑफ द फार्मर्स जो आर मार्जिनल एंड स्मॉल, उनकी इनकम श्योर करने के लिए है। जो इकोनॉमिस्ट सरकार के ये कह रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरा हो गया, वो सच्ची बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस इशू को इग्नोर कर रहे हैं, और ये भी इग्नोर कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट टारगेट 1 साल में पूरा हो ही जाए। जी बिल्कुल, आपने इतनी विस्तार से हमें समझाया इस कानून के जो अनेक पहलू हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।